आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज सेम 2 के विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कांस्टेंट करंट बायस स्टडी करेंगे। कांस्टेंट करंट बायस क्या होता है, एमीटर करंट को किस तरह से कांस्टेंट रखा जा सकता है। हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ा था। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में कॉम्बिनेशन ऑफ आर ई एंड वी ई इज़ यूज टू सेट अप द डीसी एमीटर करंट। आपने रिलेशन देखा था। एमीटर करंट जो है वो आर ई पर और वी ई पर डिपेंड करती है, आर सी पर डिपेंड नहीं करती है। इसके बारे में हम रिलेशन और डिस्कशन पहले कर चुके हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ कॉन्स्टेंट करंट बायस सर्किट to set up the DC emitter current if desired. In fact, the constant current bias circuit is better because it provides current stabilization and in turn assure a stable operating point for differential amplifier. Figure 13 shows dual input balance output differential amplifier using a resistive constant current biased. Notice that resistor R is replaced by a constant current transistor Q3 circuit. The DC collector current in transistor Q3 is established by the resistor R1, R2 and RE and can be determined as follows. हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे जाने से पहले इस फिगर को मैं आपको शो कर रही हूँ कि यहाँ से हम वोल्टेज ड्रॉप B3 यानी ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर वोल्टेज क्या होगा ये हम निकालेंगे। उसमें हम नेगलेक्ट करेंगे बेस लोडिंग इफ़ेक्ट को। ये सर्किट देखिए आप, देखिए ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग कांस्टेंट करंट बायस। यहाँ पर हम कांस्टेंट करंट बायस सर्किट और यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वही है। यहाँ पर एक और कांस्टेंट करंट बायस यूज़ किया गया है, वही ट्रांजिस्टर आपको Q3 दिखाई दे रहा है। ये सर्किट हमने एडिशनल लगाया है। इस सर्किट में हमारे पास ट्रांजिस्टर Q3 है, RE रेजिस्टेंस है, R1 और R2 भी आपको 2 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं और माइनस VE भी हमारे पास था। तो ये एक्स्ट्रा ये जो है Q3 ट्रांजिस्टर वो हमने यहाँ पर बाइसिंग के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें VB3 की वैल्यू निकालनी है। आपको इस ट्रांजिस्टर Q3 के अंदर VBE3 पॉइंट नज़र आ रहा है, इस पर हम वोल्टेज निकालने जा रहे हैं। तो इस पर वोल्टेज निकालने के लिए हमारे पास R1, R2, VE, RE ये सारे पैरामीटर्स आप देखिए, इनको हम यूज़ करेंगे। तो VBE3 किसके बराबर है, हमने इसके लिए यूज़ किया है वोल्टेज डिवाइडर रूल। उसको अप्लाई करके VBE3 बराबर -R2 VEE डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। हम E3 पॉइंट के ऊपर वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं। VE3 वोल्टेज बराबर होगा VBE माइनस VBE3। VE3 दिखाती हूँ मैं आपको फिगर के अंदर, ये रहा VE3। ये VE3 दिख रहा है आपको। VE3 निकालने के लिए आपको क्या करना है, VBE के पॉइंट में से आपको यहाँ के बेस और एमीटर की वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करना है। वही काम इन्होंने किया है। तो यहाँ पर आपके पास VE3 की वैल्यू आ रही है VB3 माइनस VBE3। VB3 की वैल्यू ऊपर इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट की गई, -R2 VE डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस VBE। हमने Q3 ट्रांजिस्टर पे बेस के ऊपर वोल्टेज देखा और उसके एमीटर के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करके रखी है। हम बात करना चाह रहे थे करंट के बारे में, ठीक है। तो देयरफॉर E3 करंट जो कि IC3 के भी बराबर है,
एमीटर में ट्रांजिस्टर थर्ड के एमीटर और कलेक्टर में बहने वाली करंट नियरली इक्वल है, और ये किसके बराबर है, VE3 माइनस माइनस VE डिवाइडेड बाय RE। ठीक है, देखिए E3 पॉइंट VE पॉइंट के साथ में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो देखिए ये रहा, VE3 माइनस VE में रेजिस्टेंस आ रहा है RB। तो इससे आप रेजिस्टेंस का वोल्टेज का डिफरेंस करके डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करेंगे तो आपको यहाँ पर करंट प्राप्त होगी IE3 विच इज़ नियरली इक्वल टू IC3। VE3 की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली है। VE3 ये देखिए, ये VE3 यहाँ से वैल्यू इक्वेशन नंबर है, इक्वेशन नंबर मार्क नहीं किया हुआ है, तो यहाँ से आप VE3 की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो जब आप यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे देन माइनस VBE, डिफरेंस था हमारे पास दो वोल्टेज के बीच का। ठीक है, ये फॉर्मूले की वजह से आया, VE प्लस बन के आ गया। कुल मिलाकर आपको VE3 की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करनी है और डिवाइडेड बाय RE हमारे फॉर्मूले में बता रहा है करंट के लिए, वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, रेजिस्टेंस जो है वो आपको करंट की वैल्यू दे रहा है। तो आप इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन आप आसानी से फाइंड आउट हो रही है। तो करंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, बिकॉज द टू हाफ ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर आर सिमेट्रिकल, each has half of the current IC3, that is IE1 IE2 is nearly equal to IC3 by 2। हमारे पास दो ट्रांजिस्टर और हैं Q1 और Q2, उनके एमीटर में बहने वाली करंट इस Q3 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में बहने वाली करंट की आधी होगी, क्योंकि ये ऊपर जाके दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो ये IE1 IE2 I3/2 ऊपर फॉर्मूले में हमने IC3 निकाल रखा है, केवल 2 से डिवाइड कर लीजिए, इक्वेशन 37 हमारे पास बन जाता है। द कलेक्टर करंट IC3 in transistor Q3 is fixed and must be invariant because no signal injected into the either the emitter or base of the Q3. Thus, the transistor Q3 is a source of constant current, emitter current for transistor Q1 and Q2। इस तरह से हम Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर को कांस्टेंट एमिटर करंट दे सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर Q3 जो है सोर्स ऑफ कांस्टेंट एमिटर करंट बन गया है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के जो दो ट्रांजिस्टर हैं Q1 और Q2, उसके लिए ये कांस्टेंट एमिटर करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। Recall that in analysis of differential amplifier circuit with emitter biased, we required RE is very greater than small re. Beside supplying constant emitter current, the constant current biased also provide a very high source resistance, since the AC equivalent of the DC circuit source is ideally an open circuit. Therefore, all the performance equation obtain the differential amplifier configuration using emitter bias are also applicable to the differential amplifier with constant current biased. For instance, the voltage gain equation 12 is valid for differential amplifier of figure 1.2 as well as for the figure 1.13। दोनों के लिए हम सेम इक्वेशंस काम में ले सकते हैं विथ कांस्टेंट करंट बायस। नेक्स्ट काम हम करना चाह रहे हैं टू इम्प्रूव द थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए विथ ए कांस्टेंट ट्रांजिस्टर Q3, resistance R1 is replaced by the diode D1 and D2 and figure 14A। ये भी आपको बताया था मैंने, ये फिगर है आपके पास, यस ये 14A फिगर है हमारा, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट करंट बायस विथ डायोड कंपनसेशंस फॉर वेरिएशन इन VBE।
ठीक है। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस R1 की स्थान पर यहाँ देखिए दो डायोड यूज़ करे हैं, D1 एंड D2। हम अगेन Q3 ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। उसकी स्टेबलाइजेशन बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस R1 के स्थान पर डायोड D1 और D2 यूज़ किए गए। तो ये है हमारा इक्वेशन 14. A वाली इक्वेशन है हमारे पास 14A। The base of the Q3 is biased with voltage divider containing components R2, D1 and D2। फिगर में आपको मैं शो कर चुकी हूँ। डायोड D1 and D2 helps to hold the emitter current IE3 constant even through the temperature change। ये क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? अगर टेम्परेचर में थर्मल वे में हम इसे स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो भी ये डायोड D1 और D2 एमीटर करंट को कांस्टेंट करने के लिए यूज़ आ रहे हैं। उसे टेम्परेचर के साथ उसमें वेरिएशन नहीं हो रहा है करंट में। नोट दैट I2 फ्लो टू नोड एट द केस ऑफ Q3 देन डिवाइड इनटू द पाथ ID एंड IBE। If the temperature of Q3 increases, the base emitter voltage VBE decrease in silicon unit, VBE decrease 2 millivolt per degree centigrade, and in the germanium unit VBE decrease 1.6 millivolt degree centigrade. This reduced VBE tends to raise the voltage drop across the IE and in turn current IE. However, the voltage drop across the D1 and D2 is also decreases, causing a greater portion of I2 to contribute to ID। I2 जो है वो ID के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है। That is causing ID मीन्स डायोड में बहने वाली करंट टू इंक्रीज, वो इंक्रीज हो जाती है। दिस कॉज IBE3 टू डिक्रीज, उसकी वजह से ट्रांजिस्टर Q3 के बेस में बहने वाली करंट डिक्रीज होगी, विच प्रिवेंट एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन IE3, जिसकी वजह से IE3 में किसी तरह का चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर में चेंज हो रहा है लेकिन IE3 कांस्टेंट रह रहा है, उसमें किसी तरह का चेंज डायोड D1 और D2 की हेल्प से नहीं हो रहा है। आइए इसके पीछे की मैथ देखते हैं। Emitter current IE3 in figure A is determined as follows. Assuming that voltage drop across the diode is equal and denoting by VD। डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसे हमने VD से इंडिकेट किया है। द वोल्टेज एट द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर Q3 इज गिवन बाय, ट्रांजिस्टर Q3 के बेस पर वोल्टेज जो है वो -VEE प्लस 2VD के बराबर होगा। एक बार फिगर वापस से पुनः देखिए। ए फिगर, ये फिगर है भाई, तो VE और ये आ गया आपके पास ट्वाइस VD, ये आपको VBE3 की वैल्यू देगा। तो VEB3 की वैल्यू लिखने के बाद ये देखिए VEB3 की वैल्यू हमने लिखी है। अब हम थर्ड ट्रांजिस्टर के एमीटर के ऊपर वोल्टेज लिखना चाह रहे हैं, तो VE3 बराबर VB3 माइनस VBE3, इन दोनों का डिफरेंस होगा। दोनों वोल्टेज का डिफरेंस आपको VE3 दे रहा है। केवल बेस और एमीटर के में जो ड्रॉपेज हो रहा है वो हमें यहाँ कंसिडर करना है। दोनों वोल्टेज का डिफरेंस हमें VE3 की वैल्यू दे रहा है। एक बार फिगर में मैं इसे पुनः दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये VBE में से ये वोल्टेज माइनस करेंगे आप, तो ये आपके पास VE3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों VE3 VBE3 दिख रहा है आपको, और इनके बीच में जो ड्रॉप हो रहा है ट्रांजिस्टर में वो VBE3 है। तो इसमें से आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपके पास VE3 की वैल्यू आ जाएगी। तो VE3 जो है VB3 माइनस VBE3 के बराबर है। VB3 की वैल्यू अभी हमने बताई -VE प्लस 2VD, सब्सिट्यूट कर दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन से, माइनस VBE3।
हमें करंट निकालना है तो हम इन दोनों के बीच में होने वाले रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे इन दोनों वोल्टेज के। तो करंट जो है E3 पर जो है VE3 माइनस VE डिवाइडेड बाय RE। E3 और VEE, ये देखिए, ये था VE3, ये है VEE। इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो है RE। तो इससे आप डिवाइड करेंगे हमें, तो करंट IE3 हमें प्राप्त होगा। IE3 करंट बराबर है 2VD माइनस VBE डिवाइडेड बाय RE। नेक्स्ट में हमने VBE3 की वैल्यू उसके ऊपर वाली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो हमें IE3 की वैल्यू मिली है 2VD माइनस VBE3 डिवाइडेड बाय RE। Assuming that transistor Q3 has the same characteristics as diode D1 and D2, ठीक है। ट्रांजिस्टर Q3 के करेक्टरिस्टिक्स D1 और D2 के अगर सेम है तो VD को हमने VBE के बराबर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, आपके पास 2VD माइनस VD हो गया, तो 2VD में से VD को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास VD बच गया। तो IE3 ट्रांजिस्टर Q3 के एमीटर में बहने वाली करंट VD बाय RE के द्वारा दी जाती है। थस फॉर गिवन वैल्यू ऑफ RE की कोई वैल्यू गिवन है, द ट्रांजिस्टर करंट IE3 डिपेंड ऑन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। तो किस पे डिपेंड करेगी IE3? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, बट द वोल्टेज ड्रॉप द डायोड इज ए फंक्शन ऑफ करंट ID। वोल्टेज ड्रॉप डायोड में बहने वाली करंट का फंक्शन है अकॉर्डिंग टू द डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। However, the current ID is a part of current I2, which is determined by the value of R2. This means we can change the value of I3 by varying either R2 or RE। हम ट्रांजिस्टर 3 के एमीटर के करंट में चेंज करना चाह रहे हैं, तो हमें या तो R2 चेंज करना पड़ेगा या RE चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन दोनों के साथ रिलेट है 38। तो किसी एक चीज़ को वेरी करके आप RE को वेरी करिए, फॉर्मूले में आपको दिखाई दे रहा है, और RE और R2 का भी आपस में रिलेशंस है, डिवाइड हो रही है करंट इन्हीं में, तो इसलिए R2 को भी कंट्रोल करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कांस्टेंट करंट बायस सर्किट, फिगर A। जैसा हमने फिगर A में बताया, वी विल यूज़ ए फॉलोइंग स्टेप। हमें क्या क्या स्टेप यूज़ करने हैं? चूज़ ए डिज़ायर्ड IE3 वैल्यू। हम I3 वैल्यू जो हमारी डिज़ायर्ड है उसे चूज़ करेंगे। अज्यूमिंग दैट VD इज़ 0.7 वोल्ट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RE यूजिंग इक्वेशन 38। VD की वैल्यू को 0.7 वोल्ट रखते हुए RE की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे इक्वेशन 38 की हेल्प से। उसके बाद अज्यूमिंग I2 is nearly equal to IE3 and VD1 is nearly equal to VD2 is 0.7 volt. Determine the value of R2 from the following relation. R2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे VEE माइनस 1.4 वोल्ट डिवाइडेड बाय IE3 की हेल्प से। तो इन 3 स्टेप्स को यूज़ में लेने के बाद हम कांस्टेंट करंट बायस को डिज़ाइन कर सकते हैं। थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं हम कांस्टेंट करंट बायस सर्किट के अंदर। हमने अभी जो है वो दो डायोड यूज़ किए थे, हम उन डायोड के स्थान पर जिनर डायोड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफ्टन ए जिनर डायोड इज़ यूज इन प्लेस ऑफ डायोड। अभी फिगर 3C में हम इसकी बात करेंगे। जिनर आर अवेलेबल ओवर द वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज एंड कैन हैव टू मैचिंग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज टू दोज ऑफ ट्रांजिस्टर। इनका वोल्टेज ड्रॉप जो है रेंज ऑफ वोल्टेज जो है वो ट्रांजिस्टर के साथ इजीली मैच कर जाता है। तो हम डायोड के स्थान पर हम जिनर डायोड यूज़ में लेने जा रहे हैं। जिनर डायोड यूज़ करने के बाद हमारा सर्किट डायग्राम जो है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये ट्रांजिस्टर Q3 है, यहाँ पर 2 डायोड थे हमारे पास D1 और D2, उनके स्थान पर हमने जिनर डायोड यूज़ करा है, जहाँ पर बहने वाली करंट IZ और वोल्टेज VZ है।
अगेन हम ये जो सर्किट दिख रहा है यहाँ से हम इसके अंदर करंट निकालेंगे IE3, हमारा IE3 के अंदर इंटरेस्ट है, तो वो करंट निकालने के लिए आप इस फिगर को देख लीजिए। हमें वोल्टेज का डिफरेंस चाहिए और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अगर हम करेंगे तो हमारे पास करंट फाइंड आउट होगा। तो इसके पीछे के मैथ्स देखते हैं हम। Circuit figure 1.14c, the voltage at the base of the transistor Q3 is VB3 is minus VEE plus VZ. Then the voltage at the emitter is VE3 is minus VE plus VZ minus VBE. समझ गए होंगे आप, दो चीज़ों के वोल्टेज का डिफरेंस आपको करना है जब जिससे कि आपको E3 के ऊपर वोल्टेज प्राप्त हो। तो हमारे पास VBE3 माइनस VBE3 हमने किया है, वहाँ से हमें VE3 की वोल्टेज मिली है। जब हमने VE3 पर वोल्टेज फाइंड आउट कर ली तो नेक्स्ट स्टेप हमारा पास होगा VE3 फाइंड आउट करना। ठीक है, वोल्टेज ऑफ एमीटर इज गिवन बाय माइनस VEE प्लस VZ माइनस VBE3। करंट निकालना है आपको, दोनों वोल्टेज का डिफरेंस करेंगे हम। देयरफॉर द करंट E3 is given by VE3 minus VE divided by RE। ठीक है, E3 और VE इसमें आप R3 से आप डिवाइड कर देंगे। देखिए ये था E3 और ये है माइनस VE3, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा RE। तो यहाँ पर वोल्टेज लिखिए, यहाँ आपके पास वोल्टेज माइनस VE है, दोनों का डिफरेंस हमने किया और उसके बाद हमने डिवाइडेड बाय RE किया है, तो हमारे पास IE3 करंट आ जाएगा। Substituting the simplifying, we obtain IE3 is VZ minus VBE divided by RE. The value of R2 should be select so that I2 is 1.4 IZT, where IZT is the minimum current required to cause the Zener diode to conduct in reverse region, that is the block the rated value VZ. The value of IZT is specified on the data sheet of a Zener diode. Thus the value of R2 can be calculated using the equation R2 बराबर VEE माइनस VZ डिवाइडेड बाय I2। इससे आप R2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, where I2 is 1.2 IZT. The conclusion is quite simple. The Zener diode is useful for maintaining a constant bias voltage and in turn the constant emitter current in a constant current bias circuit. ठीक है, तो आज हमने कांस्टेंट करंट बायस सर्किट की बात की है। नेक्स्ट टाइम हम कांस्टेंट मिरर सर्किट की बात करेंगे। धन्यवाद।